मैं आईटी आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट MIS फॉर्मूलाज के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, चाहे वो WFM का पार्ट हो या MIS का, या आप WFM टीम में है MIS टीम में है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो होंगे उनकी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी ही, और वो आपको यूज़ करना आना चाहिए कि WFM और MIS बोथ डिपार्टमेंट आर सेपरेट। तो मैं आपको सबसे पहले यही बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि डेटा वैलिडेशन होता तो बहुत स्मॉल है, लेकिन इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं, जो सब कैटेगरीज हैं वो ब्रॉड हैं और उनका अलग इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। दूसरा अभी इनडायरेक्ट में आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। सेम आपको नेमिंग रेंज, जैसे सपोज हमें कहीं पे डेटा फिल करना है हमारे डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रैंक के बारे में कि रैंक कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे सपोज हम कभी अपना KPI ट्रैकर बनाते हैं या एडवाइजर का ट्रैकर बनाते हैं कि कौन सा एडवाइजर किस रेटिंग पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, या किसी प्रोसेस का रेटिंग बनाते हैं, तो उसमें हमें रैंक के फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हम स्मॉल लार्ज वैल्यू, जैसे मिन मैक्स आपने सुना होगा, उसका यूज करते हैं। इसी तरह से स्मॉल और लार्ज का भी अलग यूज होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, डेटा वैलिडेशंस एक्सेल में कहाँ से निकलता है। तो जब हमारा ये होम टैब होता है, होम टैब के बाद में एक डेटा आता है, ये डेटा का जो टैब है, डेटा के टैब में जाते हैं, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन में, फिर डेटा वैलिडेशन में अंदर आता है। तो ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट होता है। यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन टैब को। इसका शॉर्टकट की भी होता है जो 2007 में 10 में वर्क करता है, Alt+A+V। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, Alt+A+V। देखिए ये आया। अब यही डेटा वैलिडेशन की विंडो है। आप देखिए इसमें ये तीन चीजें होती हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। ठीक है, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेटिंग की। तो सेटिंग में क्या क्या आता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें है अलाउ, वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू को अलाउ करता है। दूसरा होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, कस्टम। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको। पहले मैं लिस्ट के बारे में बताता हूं जो बहुत ज्यादा यूज होता है। दोस्तों एक्सेल के चैनल्स और भी हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ब्रॉड में सीखना है तो अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बताता हूँ जितना कॉमन यूजेस ऑफिस में अक्सर होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, ट्रेनिंग में हो, किसी में भी हो, मैं सिर्फ जनरल बातें ही आपको बताता हूँ जो ज्यादातर यूज होती हैं। तो जैसे लिस्ट, अब मैं लिस्ट की बात करता हूँ। तो ये है लिस्ट। लिस्ट में हम क्राइटेरिया देते हैं रेंज का, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, क्या क्या हमें सिलेक्ट करना है इसमें। जैसे सपोज अभी मैं आपको बताता हूँ कर्सर मेरा कहाँ पे प्लेस है अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब मैं वहीं पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन टैब में। यहाँ पे मैंने लिस्ट सिलेक्ट किया। लिस्ट का मतलब कि इंडेक्स के टाइप में आएंगे लिस्ट, ठीक है। अब जो सोर्स है, सोर्स कहाँ से लेना है, हमने लिस्ट सिलेक्ट किया। सोर्स मान लीजिए हमें ये लेना है, ये हम Amazon से लेके ये प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं। हमने नीचे तक प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ आ गया, ठीक है। दोस्तों आपको सही से दिख रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, एक एरो बना हुआ आ गया। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये ज्यादा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, 110% पे, ठीक है। तो ये आपका देखा आपने, ये एरो बना आ गया। अब इसको ऑल्ट और डाउन एरो से हम ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो उसमें था डेटा सेम इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, सबसे लास्ट में फ्लिपकार्ट है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, फिर ईबे है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस में मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये सिलेक्ट कर लिया। सपोज हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है तो ऑल्ट के साथ फिर डाउन एरो दबाया और हमने ये सिलेक्ट किया ई वे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो हमने जो लिस्ट में डेटा को लिया है वो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर पाए। दोस्तों एक चीज बता दूं, ठीक है, लिस्ट डोंट मेक यू डुप्लीकेट, मतलब ये जो है जो अपने डेटा में आ रहा है, जैसे अमेजोन कई बार आ रहा है, फ्लिपकार्ट कई बार आ रहा है, तो ये उसको यूनिक नहीं बनाता। ठीक है, ये यूनिक उसे नहीं बनाता। ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को कंसिस्ट करता है। तो देखिए दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ इसी का सेम करने का। जैसे कि ऑल्ट ए वी वी हमने एक शॉर्टकट की से हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम मैनुअली भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं अमेजोन, ठीक है, फिर कॉमा डाला, फिर हमने लिख दिया ई वे। ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। देखा आपने, जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि हमने यूनिक में लिखा है, मतलब कॉमा डाल के हमने यूनिक में लिखा है। अब हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये भी है, इसमें आपको यूनिक मिल जाएगा, जबकि जो लिस्ट में आप पूरी वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो पहले आपको उसको यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैनुअल वे भी है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो यह है मैनुअल वे। तीसरी चीज यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूं कि और क्या हो सकता है। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे गए तो सेटिंग में ही और भी ऑप्शन ये आ रहे होते हैं, आपने देखे हैं। लिस्ट के नीचे डेट आ रहा है, डेट आ रहा है। यहाँ पे डेट में डेटा कौन सा लेना है, बिटवीन लेना है, इक्वल टू लेना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट ले रखी है कि स्टार्ट डेट कब से करना है और एंड डेट कब से करना है, तो दोनों का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दे रखा है। स्टार्ट डेट 6 जुलाई से करना है और 26 जुलाई तक। ठीक है, एंड डेट ये नीचे क्राइटेरिया लिखा है, ये F14 पे है, F15 पे है। अब देखेंगे ये सेल नंबर जो है वो F14 एंड F15 पे है। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ पे एक डेट लिखता हूं। ये नहीं लिखा जा रहा है, क्यों? The value you enter is not valid. A user has restricted value that can be entered into the cell. ये कह रहा है कि जो हमने स्टार्ट डेट दी है, आप देख रहे हैं 6 जुलाई और एंड डेट 26 जुलाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम क्या लिख रहे थे, हम 5 लिख रहे थे, 5 जुलाई लिख रहे थे। ठीक है, तो जब हम 5 जुलाई लिखेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। जैसे सपोज हम 9 जुलाई लिखते हैं, 9 जुलाई, तो अब यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिख दिया क्योंकि हमने जो डिफाइन डेट रखा है ये 7 जुलाई 6 जुलाई टू 7। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं इसको। ये देखिए, ये मेरी जो है ये स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने दे रखा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इनपुट लेगा ये। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, आई होप। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये इनपुट में ले रखा था। ठीक है, ये 6 जुलाई और ये 26 जुलाई, इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वापस मैं उसी थ्योरी में ला दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी हम आपको दिखा सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन। अब हम गए, इसमें और भी ऑप्शन आ रहे थे। देखिए आप डेट के नीचे टाइम का भी हम लगा सकते हैं कि टाइम का क्या क्राइटेरिया है, तो आप खुद भी अपना चेक कर लीजिए। मैं इस शॉर्ट वीडियो में ज्यादा नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो मैं एक एक करके ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट लेंथ का मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी ज्यादा यूज होता है टेक्स्ट लेंथ। देखिए मिनिमम मैंने लिखा है यहाँ पे 2, तो मिनिमम 2 डिजिट हम लिख सकते हैं और मैक्सिमम 6 डिजिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया कॉज की हमने उसको मिनिमम वैल्यू ऑफ डिजिट्स दे रखा है 2, मतलब 2 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए और 6 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, वैल्यू है, ये 6 डिजिट से ज्यादा है, इसलिए ये इनपुट नहीं ले रहा है। सपोज मैं यहाँ पे अगर
88 लिख देता हूँ। देखिए इसने इनपुट ले लिया क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। मैं यहाँ पे 63 लिखता हूँ, नहीं लेता। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 नंबर लिख देता हूँ, ये इसने इनपुट ले लिया। सपोज मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, नहीं लेगा, मना कर। ठीक है, तो ये भी एक डेटा वैलिडेशन का पार्ट है। ठीक है, मैंने इधर साइड में लिखा है कैन पुट ओनली डिफाइंड डिजिट्स, कैन पुट ओनली डिफाइंड डिजिट्स, मतलब जो हम डेट डिफाइन करेंगे वही ये इंटर करेगा अपनी सेल में। ठीक है, दूसरा एक और भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी हमें खुद भी फॉर्मूले लगाना पड़ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कस्टम में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें फॉर्मूला लगाना है खुद से, ये कुछ भी, तो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये इफ का लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने इफ का फॉर्मूला यहाँ पे बिल्ड करके रखा है। ठीक है, देखिए इफ का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये इसका फॉर्मूला बोल रहा है कि इफ F17 इज ग्रेटर देन 10 तो H15 आ जाए, नहीं तो 0 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर F17 की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये है F17। ठीक है, F17 आप देख सकते हैं, F17, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये है F17 की वैल्यू 66। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा 66, ये F17 की वैल्यू है। तो मैंने जो फॉर्मूला वहां पे दिया है इफ की लॉजिकल पे, इफ की लॉजिक पे फॉर्मूला दिया है कि अगर ये वाली वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिख जाए, नहीं तो नहीं लिखे। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 66 है तो मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, 89 लिख दिया। अब सपोज अगर यही वैल्यू अगर मैं 9 कर देता हूँ या 8 कर देता हूँ, अब मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पे लिखा जाएगा कि नहीं। देखिए मना कर दिया इसने, रीजन क्योंकि इसको जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया प्राइमरी क्राइटेरिया है वो उसको नहीं मिल रहा है। आप समझ गए? तो ये है डेटा वैलिडेशन कस्टम, यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले इनबिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे फिर से 16 लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए लिख गया। ठीक है, तो यह है कस्टम वाला। इसी के अलावा एक और इसके साइड में जो बचते हैं जो मैंने डिस्कस किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कस्टम वाला हमने क्लियर कर दिया, तो इस सेटिंग में यही आते हैं। ठीक है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। टाइम वाला आप खुद करके चेक कीजिएगा। ठीक है, इनपुट मैसेज जब भी मैं किसी सेल पे रखूं तो वहां पे एक इनपुट मैसेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी सेल है, मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल पे रखा है, मैं पहले ही बिल्ड कर दिया है इनपुट मैसेज। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल। ठीक है, चेक द वैल्यू। अब इसको मैं कर देता हूं टाइटल ऑफ सेल। ठीक है, चेक द वैल्यू, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मैं इस सेल पे आऊंगा तुरंत ये बताएगा टाइटल ऑफ द सेल, चेक द वैल्यू। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ये है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट मतलब कि अगर अलर्ट हो, अगर एरर हो तो क्या दिखाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रॉन्ग डेट। ठीक है, चेंज द डेट, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्राइटेरिया आपको पता होगा, जो डेट वाला है डिफाइंड डेट पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे 6 तारीख से 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 19 जुलाई लिख के आए। अब जैसे मैंने 6 जुलाई से लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे 4 जुलाई लिखता हूँ। ठीक है, वेट प्लीज। देखिए इसने जो एरर मैंने सेट किया है वो उसने दे दिया। टाइटल बोल रहा है रॉन्ग डेट है, चेंज द डेट। ठीक है, यही मैंने उसमें फिल किया है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेटा वैलिडेशन। तो यही डेटा वैलिडेशन का यूज है और ज्यादातर ऑफिस में यही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब चलता हूं एक न्यू शीट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आपको मैं बताता हूं। इनडायरेक्ट को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट काम कैसे करता है? इनडायरेक्ट टेक्स्ट वैल्यू पे काम करता है एक्चुअली। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने कुछ भी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, डिटेल्स। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट लिया, ठीक है, ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूं। इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली उठा रहा है। मैं हमने लिखा ये इनडायरेक्ट H4, यानी कि H4 में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। तो आप देख रहे हैं H4 में लिखा है C2, तो अब डायरेक्टली ये कहा जा रहा है, ये C2 के पास जा रहा है। C2 में आप देख रहे हैं कि दीपक चौरसिया लिखा हुआ। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं D5, तो ये लिखेगा फ्लिपकार्ट। D5, देखिए इसने फ्लिपकार्ट लिखा क्योंकि यहां पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इनडायरेक्ट के तरीके से, क्योंकि इनडायरेक्ट को यूज करते हैं हम रेफरेंस लेने के लिए, टेक्स्ट रेफरेंस लेने के लिए। ठीक है, एक और तरीका आपको बता देता हूं इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है सेल। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना डिजिट्स आना चाहिए, मतलब नंबर सम करने के बाद कितना होना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 9 और 4 12 और 5। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो ये 15 इसका सम आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये कर देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ और डिजिट लिख देता हूँ। 5 की जगह मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। देखिए तो इसने ये बदल दिया सम। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है, इसके लिए मैं एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला ही यूज करूंगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इसका सम निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं पुराना फॉर्मूला जो है वो मैं डिलीट कर देता हूं और आपको मैं बता देता हूं सही फॉर्म कैसे यूज करते हैं। हमने यहाँ पे पहले सम प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, सम प्रोडक्ट लिखने के बाद क्योंकि हमें सम करना है वैल्यूज का, ठीक है, यहाँ पे ये 2 हाइफन लगा दीजिए। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं मिड। ठीक है, अब मिड हमें चाहिए। ठीक है, तो मिड हमें किसका चाहिए, ठीक है, इस वैल्यू का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया मिड इसका चाहिए। ठीक है, अब ये स्टार्ट नंबर है ना, स्टार्ट कहां से करें ये हमें देखना है। ठीक है, स्टार्ट कहां से करें, तो अब देख रहे हैं मैंने मिड वैल्यू दिया। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से करें, तो स्टार्ट करने के लिए हमने लिखेंगे रो, क्योंकि सेम सेल में। ठीक है, अब इसको हम रो, क्योंकि सेम रो में मतलब ये सेल चेंज नहीं होगा, इसी सेल का हमें करना है, इसलिए हमने रो लिखा। फिर हमने लिखा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ये कैसे काम करे। ठीक है, इनडायरेक्ट क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू पे काम करता है, तो हमने क्या करा 1 से कैलकुलेट करे। ठीक है, यहाँ पे दीजिए हाइफन, फिर इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे लगाएंगे साइन ऑफ एंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेन, क्योंकि ये गिनने कितने डिजिट्स हैं उनको गिने। ठीक है, अब वो डिजिट्स कहां से गिनेगा, फिर वो अगेन इसी में जाएगा, क्योंकि इसी के लेन ये डिजिट्स हमें गिनने हैं। ठीक है, हमने गिन लिए, यानी कि 1 से स्टार्ट करें और जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको स्टार्ट करें इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर हम करते हैं
एक ब्रैकेट लेन का बंद कर दिया, एक ब्रैकेट इनडायरेक्ट का, एक ब्रैकेट रो का बंद कर दिया, बंद हो गया, कॉमा। अब देखिए मिड क्या कहता है, स्टार्ट नंबर तो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करना है, 1 करना है, एक एक करके गिने, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब हमारी जो ब्रैकेट बची वो हम बंद कर देते हैं, मिड की ब्रैकेट और सम प्रोडक्ट की ब्रैकेट, एक आखिरी ब्रैकेट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल दे रहा है, टोटल दे रहा है सम। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट में चेंज करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं सिर्फ 333 लिख देता हूँ, 333, देखिए 9 बता रहा है, यहाँ पे 2 2 2 2 8 बता रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, ये उसका सम करके बताएगा। मैंने 5 को 2 बार लिख दिया तो ये 20 बताएगा, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट, मतलब वो डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। और दोस्तों मतलब सीखने के लिए तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है वैसा ही हम इनपुट देते हैं, उसी तरीके का फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे मैं बताता हूं नेमिंग रेंज, ठीक है, विद इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारी एक टेबल, ठीक है, जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। इसमें एजेंट आईडी लिखा है, एजेंट नेम लिखा है, टीएल नेम लिखा है, प्रोसेस नेम लिखा है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि मैंने अभी फॉर्मूला इनबिल्ट किया हुआ है, ठीक है, टाइम सेविंग की वजह से। तो कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे इनडायरेक्ट का, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा इनडायरेक्ट, ठीक है, लिखा इनडायरेक्ट, हमने रेफरेंस दिया इनडायरेक्ट का, ठीक है, हमने रेफरेंस दिया, ये हमने रेफरेंस दे दिया, ठीक है, कॉमा। हमें फॉल्स वैल्यू चाहिए R1 C1 स्टाइल में, ठीक है, हमने लिख लिया। इसको आप कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो ये रेफरेंस का एरर दे रहा है, और पुनः F2 करके जितनी भी हमें रेंज में लेना है डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके एडिट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इनडायरेक्ट लिखा है और सेल का जो रेफरेंस दिया है वो ये वाला दे दिया, लेकिन ये क्यों नहीं दे रहा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नेमिंग रेंज नहीं बनाया है अभी, इसे टीएल है। आप इसको पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट करा तो क्या आपको C2 जो क्लिपबोर्ड जो लिखा है उसके नीचे C2 लिखा है वहां पे आपको दिख रहा है कोई भी हेडर नहीं, इसको हमने नेमिंग रेंज नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रोसेस सिलेक्ट करूंगा इनमें से, ये देखिए मैंने डेटा वैलिडेशन की बात नहीं बनाया है, आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ पूरा। डेटा वैलिडेशन जो मैंने आपको भी सिखाया था, ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ। Alt A V V, ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट रख लेते हैं, ठीक है, सेटिंग में, और लिस्ट में हमने रखा है क्या, लिस्ट में हमने ये रख दिया जो हमें हेडर्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे एजेंट आईडी, प्रोसेस नेम, टीएल नेम, प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस को हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज कैसे चेक करेंगे, F3 प्रेस करके, ये आ रहा है प्रोसेस क्यों है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। कैसे, कंट्रोल F3 पे अगर आप जाएंगे, कंट्रोल F3, तो आपको पता चलेगा कि ये नेमिंग रेंज हमने बनाई हुई है। अब चाहे तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से हम आपके सामने बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं नेमिंग रेंज, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमें नेमिंग रेंज बनाना है, प्रोसेस है, ठीक है, टीएल नेम है, एजेंट नेम है, ये। तो नेमिंग रेंज बनाते समय क्या होता है कि कभी भी हम स्पेस नहीं लगा सकते बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रोसेस को बनाना है, पहले हमने जितने डेटा का नेमिंग रेंज बनाना है हमने सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया, और जो यहाँ पे D2 लिखा हुआ है उस पर हम लिख देते हैं प्रोसेस, लिख दिया, नेमिंग रेंज बन गया। ऐसे ही टीएल नेम का हम बनाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टीएल नेम, ये नहीं बनेगा।
यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो टू द और टाइप वैलिड नेम फॉर द सिलेक्शन। ये कह रहा है कि कोई भी स्पेस बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे स्पेस लगा के रखा है। ठीक है, टेल नेम पे स्पेस लगा के रखा है, इसलिए ये भी स्पेस नहीं ले रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेमिंग रेंज बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे TL_name। ठीक है, इसकी नेमिंग रेंज बन गई। ऐसे ही यहाँ पे agent_name। ठीक है, ये नेम बन गया। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, और R1C1 स्टाइल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ तक आएगा, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको फ्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो आप देखिए इसको हमें पहले फ्रीज करना होगा, हमने इसको फ्रीज किया। ठीक है, अब आप लाएंगे आगे वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जितना हमें डेटा में लेना है उतना सिलेक्ट कर लिया सेल हमने। ठीक है, जितना डेटा हमें लेना है उतना डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने लिखा इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर रेफरेंस दिया, फ्रीज किया, कॉमा R1C1 स्टाइल फॉल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल और शिफ्ट और एक साथ एंटर दबाएंगे, आ गया डेटा। ठीक है, यहाँ पे भी 13 सेल्स हैं और यहाँ पे भी 13 सेल्स हैं। तो आप देख रहे हैं इसको, ये प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको आई होप दिख रहा होगा प्रोसेस। तो जब मैंने प्रोसेस सिलेक्ट किया तो देख रहे हैं आप, प्रोसेस सिलेक्ट करने पे ये सारा डेटा आ रहा है। जब मैं कुछ और सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है, चेक कीजिएगा, TL नेम रेफरेंस एरर आ गया, क्योंकि जो हमने नेमिंग रेंज बनाई है वो TL_name से बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कंट्रोल F3 करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी TL_name लिखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्या है, TL_name नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे, तो आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, या तो आप रेंज को, जो हमने रेंज दिए तो वहां पे चेंज कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअली लिख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। तो अभी मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वहां पे TL_name कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने ये तो हमने चेंज कर दिया, ऐसे ही हम एजेंट का भी कर देते हैं। ठीक है, agent_name, फिर से हमें डेटा वैलिडेशन लगाना होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। देखिए आप एजेंट नेम अब हमने लिखा है वहां पे, तो क्योंकि डेटा वैलिडेशन पहले से रेंज रखा था तो एजेंट नेम आ गया। ठीक है, अभी TL नेम नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें स्पेस बार नहीं लगा था, अब देखिए TL नेम आ गया। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट का नेमिंग रेंज के साथ यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला मैं आपको बताता हूँ रैंक। रैंक का मैंने आपको बताया था, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई रैंक बनाते हैं, वेटेज बनाते हैं या KPI बनाते हैं, एजेंट के लिए परफॉर्मेंस का रेटिंग बनाते हैं, तो हमें रैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो रैंक के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको लिखा, ये हमारे TL के स्कोर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, स्कोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, रैंक। ठीक है, हमने रैंक लिखा। ठीक है, फिर हमने नंबर दिया, ये वाला नंबर है, और रेफरेंस क्या है हमारा, ये रेफरेंस है हमारा, इसको हमने फ्रीज कर दिया। ठीक है, कॉमा। अब आपको ये असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, ये आपको लिखना होगा। हमने असेंडिंग में लेते हैं। ठीक है, टैब करके हमने असेंडिंग में ले लिया और एंटर किया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद में बड़ा, फिर उसके बाद में बड़ा, इस तरह से इसने बताया। तो देखेंगे आप, जो 11 नंबर है वो सबसे पहले है, मतलब सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 16 करूंगा फर्क पड़ेगा। देखिए 2 नंबर पे आ गया। तो ये बता रहा है कि ये इस पूरे सीक्वेंस के हिसाब से सबसे छोटा नंबर ये है,
और सबसे बड़ा नंबर ये है 94। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, शायद अब आप देख पा रहे हो। तो ये इस नंबर के आधार पे, ये देखिए 3 लिखा है, ये नंबर 1 पे है, ठीक है, 13 नंबर 2 पे है, 16 नंबर 3 पे, मतलब रैंक के हिसाब से है। ठीक है, तो इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ, तो जो सबसे छोटा है वो ऊपर आ गया, जो सबसे बड़ा है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये है रैंक। अब समटाइम्स क्या होता है कि रैंक में, मैंने आपको उसी में बता दिया ये असेंडिंग डिसेंडिंग का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नंबर 46.5 आ गया मान लीजिए। ठीक है, तो जब 46.5 आ गया तो फिर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको कंसीडर नहीं करेगा। जैसे फिर से मैं लिखता हूँ रैंक। ठीक है, नंबर कौन सा है, ये नंबर दिया है, रेंज कौन सी है, ये रेंज दे दी हमने। ठीक है, फ्रीज कर दिया इसको ताकि नीचे ना जाए। और मान लीजिए कुछ भी हम ले लिया, असेंडिंग ले लिया, सॉरी हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाते हैं नंबर फ्रीज कॉमा असेंडिंग। ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, सेम अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेंज को मतलब रैंक को हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, रैंक को हम लगा सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग ये मैनेज कर रहा है। जैसे 56.87 यहाँ पे आया है, 6 नंबर पे दिया है, 46.6 दिया है, तो 7 नंबर पे दिया है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो 94 है वो सबसे बड़ा है, तो इसने ले रखा है। दूसरा दोस्तों, कभी अगर कोई डेसिमल की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके लिए हम रैंक एवरेज भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला और भी है, रैंक एवरेज। ठीक है, हमने पहले रैंक दिया, कॉमा, फिर रेफरेंस दिया, ये रेफरेंस है, नहीं सॉरी हमने गलत दे दिया, रैंक नंबर दिया ये वाला, और इसका रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो रैंक एवरेज से भी लगा सकते हैं और रैंक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए रैंक एवरेज में क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है 46 जो है वो 8.5 के हिसाब से है। ठीक है, अगर मैं इसको 46.4 कर देता हूं तो इसने 8 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन सब का एवरेज निकाल के ये उसको कैलकुलेट कर रहा है रैंक पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ सिर्फ 46 कर देता हूं तो देखिए 8.5 बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में ये वैल्यू है। इनको अगर मैं 56 कर देता हूँ और इसको अगेन 47 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन सब का एवरेज निकाल के फिर ये रैंक डिसाइड कर रहा है, एवरेज रैंक। ठीक है, तो ये है रैंक का फॉर्मूला जो अक्सर हमारे पास यूज होता है जब हम यूज करते हैं, कुछ रैंक डिसाइड करते हैं, रेटिंग डिसाइड करते हैं, केपीआई बनाते हैं, प्रोसेस केपीआई, एडवाइजर केपीआई। ठीक है, तब ये हमारे रैंक का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ स्मॉल और लार्ज के बारे में। जैसे दोस्तों मिन और मैक्स होता है, मिन वैल्यू निकालना, मैक्स वैल्यू निकालना। ठीक है, इसी तरह से पहले मैं आपको मिन बताता हूँ। मिन मतलब मिन वैल्यू। ये हमारी वैल्यू है, ये टीएल नेम के नीचे मैंने जो स्कोर दे रखे हैं इसको मैंने सिलेक्ट किया। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो
दोस्तों मिन क्या काम करता है, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू बताता है। ठीक है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया तो ये बता रहा है कि 11 नंबर जो है वो मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं 11 की जगह अगर यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो 9 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देख रहे हैं आप, 9 ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, अब सेम मुझे स्मॉल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे स्मॉल, पूरे को लिखा हमने, कॉमा के, मतलब कौन सा क्राइटेरिया हमें देना है इसका। मान लीजिए हमें दूसरा वैल्यू चाहिए, तो अगर हमने 2 लिखा है तो इसने 13 क्यों दिया है, क्योंकि स्मॉल भी छोटा होता है और मिन भी छोटा होता है, तो मिनिमम निकाल दिया उसने। स्मॉल में 2 क्यों लिखा है, हमने 2 लिखा है तो उसने 13 आउटपुट क्यों दिया है। वो कह रहा है कि स्मॉल वैल्यू जो कि दूसरी हो, दूसरी स्मॉल वैल्यू इस पूरे डेटाबेस में, दूसरी स्मॉल वैल्यू। तो अब देखेंगे 9 के बाद में दूसरी स्मॉल वैल्यू 13 है। अगर मैं 3 लिखूंगा तो 16 देगा, क्योंकि तीसरी स्मॉल वैल्यू जो है वो 16 है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम सिर्फ मिनिमम बताता है और स्मॉल वैल्यू बताता है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम इसमें मैक्स की तरह है। ठीक है, मैक्स क्या करेगा, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बताएगा। ठीक है, ये मैक्स ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने एंटर कर दिया। देखिए 94 मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 96 लिख देता हूं तो ये 96 मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लार्ज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो लार्ज कॉमा, लार्ज मतलब पहली वैल्यू कौन सी है, तो भी ये 96 ही बताएगा। दूसरी लार्ज वैल्यू कौन सी है, 94। ठीक है, यानी कि 96 के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे 94 दूसरी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तीसरी बड़ी वैल्यू चेक करते हैं। अब दोस्तों ये सब चीज मैक्स और मिन से नहीं निकल रही। मैक्सिमम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही बताएगा। ठीक है, और स्मॉल और लार्ज जो है वो स्मॉल और लार्ज वैल्यू आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया, मतलब जितना ऑफिस में यूज होता है वही मैंने आपको बताया है। डेटा वैलिडेशन, इनडायरेक्ट, नेमिंग रेंज, रैंक, स्मॉल और लार्ज वैल्यू निकालना। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जिनको इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।